Hi guys, मैं हूं आयुषी and welcome to Law Digest. So today we are going to discuss passage 2 of comprehension based reasoning questions with respect to CLAT. जो नया पैटर्न है जहां हम डिस्कस कर रहे हैं comprehension based questions for CLAT. आज हम उसका passage 2 डिस्कस करेंगे जो हमने लिया है स्मार्ट कीड़ा के प्लेटफॉर्म से. As I have already told you before that we have made a tie up with Smart Kida and we will pick up passages from their platform and we will discuss them in every video to understand कि इन passages को solve कैसे करना है. तो इन्हीं videos की updates regular पाने के लिए प्रेस करें बेल आइकॉन एंड डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. चलिए स्टार्ट करते हैं पैसेज से. सो नाउ एज यू ऑल नो कि क्लैट जो है वो अब ऑनलाइन कंडक्ट होने वाला है. तो even though I will be making markings on the passage, but that is just to help you understand, that is to keep you in flow with me, ताकि आपको समझ आता रहे मैं कहाँ से क्या पढ़ रही हूँ, इसलिए मैं मार्किंग्स करूंगी. इससे इसका मतलब ये नहीं है कि आपको भी मार्किंग अवेलेबल होगी व्हेन यू विल बी गिविंग द ऑनलाइन एग्जाम. डू कीप दैट इन माइंड. सो आपको क्या करना है, आई विल कीप टेलिंग यू, आपको हर बात का मेंटल नोट बनाना है. तो सबसे पहले जब हम पैसेज सॉल्व करेंगे वी हैव टू कीप इन माइंड कि हम फर्स्ट थ्री थ्री लाइंस पढ़ेंगे एंड वी विल अंडरस्टैंड कि पैसेज किस बारे में है. तो अगर हम इस पैसेज को देखते हैं, ये बोलता है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर क्लेम्स दैट Indian Federation was unique as during the times of emergency, it could convert itself into an entirely unitary system. इन इंडिया द इमरजेंसी प्रोविजंस आर सच. तो हमें पता लग रहा है कि ये पैसेज जो है इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में बात करने वाला है. ऐसे पैसेजेस के लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा पता हो, थोड़ा आप रीड करें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, जो इम्पोर्टेंट एरियाज हैं कॉन्स्टिट्यूशन के उसके बारे में पढ़ें. कॉन्स्टिट्यूशन का कोर्स जो है वो ऑलरेडी मेरी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां जाकर देख सकते हैं. even though CLAT has said that prior knowledge of law is not required, but all the law coachings feel कि ऐसे पैसेजेस पढ़ने के लिए, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड पैसेजेस को समझने के लिए, इट इज इम्पोर्टेंट कि आपको थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पहले से पता हो. ये जो पैसेज है ये 3 स्लाइड्स में कवर्ड है. आप इस वीडियो को पॉज करके इस पैसेज को पढ़ सकते हैं. दिस इज पेज 1, पेज 2 एंड पेज 3. आई होप आपने पैसेज पढ़ लिया है. तो अब देखते हैं कि ये पैसेज बात क्या कर रहा है. तो हम क्या करेंगे, जैसे फर्स्ट 3 लाइंस में हमें समझ में आ गया कि इमरजेंसी के बारे में बात हो रही है. दिस इज बेसिकली द इंट्रोडक्टरी पैसेज. अब हम देखते हैं कि बाकी जो पैराग्राफ्स हैं इस पैसेज के उसमें क्या बात करी गई है. तो जो अब हम ये वाला पैराग्राफ देखते हैं, पैराग्राफ 2, ये बात कर रहा है आर्टिकल 352 की, जो बात करती है नेशनल इमरजेंसी के बारे में. तो जब आप पैसेज पढ़ रहे हैं आपको ये मेंटल नोट बनाना है कि पैराग्राफ 1 ये है, पैराग्राफ 2 ये है. और what you can do is you will be provided with a paper and pen. तो आप उस पे भी लिख सकते हैं जस्ट इन केस आपको याद नहीं रहता आसानी से. आप बस एक अपनी शॉर्ट मेमोरी के लिए ये नोट बना सकते हैं कि पैराग्राफ 1 में ये दिया है, पैराग्राफ 2 में ये दिया है. तो आप अपने लिए खुद सब टॉपिक्स क्रिएट कर सकते हैं. हम ब्रीफ में डिस्कस कर लेंगे कि ये पूरा पैसेज बात क्या करता है. नाउ दिस पैराग्राफ सेज अबाउट नेशनल इमरजेंसी. ये बताया हुआ है नेशनल इमरजेंसी कब इम्पोज करी जाती है, जब ग्रेव थ्रेट होता है टू द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया ड्यू टू वॉर, एक्सटर्नल अग्रेशन एंड आर्म्ड रिवेलियन. अब ये जो इमरजेंसी है ये कौन इम्पोज करता है, प्रेसिडेंट इम्पोज करता है ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. एंड फिर थर्ड पैराग्राफ में बात करी गई है कि ये प्रोक्लेमेशन कैसे किया जाता है, कितने टर्म के लिए होता है. बताया हुआ है कि प्रोक्लेमेशन जो है ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने लाया जाता है एंड इट विल सीज विद इन 1 मंथ, इट में कंटिन्यू फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स अनलेस रिवोक्ड. एंड इट इज ऑल्सो सेट कि फर्दर कंटिन्यूएंस के लिए क्या होगा. इसके बाद फोर्थ पैराग्राफ बात करता है कि नेशनल इमरजेंसी जब हो जाती है तो उसका इफेक्ट क्या होता है. इसमें ये बताया हुआ है कि इमरजेंसी के टाइम पे जो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और फाइनेंशियल पावर्स हैं वो सारी पावर्स सेंटर में वेस्ट करती हैं और स्टेट की पावर्स जो हैं वो सस्पेंड हो जाती हैं. इसी तरह से यहाँ फर्दर बात करी हुई है कि यूनियन गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट पे लॉज बना सकती है. हियर इट हैज बीन टोल्ड कि आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 के अलावा बाकी सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सस्पेंड किए जा सकते हैं अंडर आर्टिकल 359.
नेक्स्ट चलते हैं, पैराग्राफ 5 सेज ऑफ आर्टिकल 356, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी प्रेसिडेंट रूल, यानी स्टेट इमरजेंसी के बारे में ये पैराग्राफ बात करता है। जिस तरह से नेशनल इमरजेंसी का बताया था, यहाँ पर भी ये बताया है कि स्टेट इमरजेंसी प्रोक्लेम करी जाती है ऑन द रिपोर्ट ऑफ द गवर्नर। एंड ये बोला गया है कि 42nd अमेंडमेंट के बाद स्टेट इमरजेंसी जो है इट वाज मेड इम्यून फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, यानी अगर स्टेट इमरजेंसी प्रोक्लेम करी जा रही है तो उसका जुडिशियल रिव्यू नेसेसरी नहीं है। अब अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशन की नॉलेज है, आपको थोड़ी टर्म्स पता है कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, किस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर है, तो आपको ये टर्म्स आसानी से समझ आ पाएंगी कि अमेंडमेंट्स क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। 44th अमेंडमेंट जो है वो बात करता है कि लीगैलिटी ऑफ प्रेसिडेंट रूल चैलेंज किया जा सकता है, विच वॉज प्रोवाइडेड थ्रू थ्रू दिस अमेंडमेंट। फिर सेम यहाँ पर बात करी गई है कि ये जो प्रोक्लेमेशन है वो कहाँ ले होगा, बिफोर ईच हाउस, अनलेस इट इज अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेज, एक्सपायरी 2 months की होती है, देन इट कैन बी फर्दर एक्सटेंडेड फॉर 6 months, एंड बियॉन्ड द पीरियड ऑफ एन ईयर द प्रोक्लेमेशन कैन बी कंटिन्यूड ओनली अगर इलेक्शन कमीशन सर्टिफाई करती है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं स्टेट इमरजेंसी के, वो सारे यहाँ पर लिस्टेड है। इसके बाद देखते हैं, यहाँ पर इस पैराग्राफ में बोला हुआ है कि स्टेट इमरजेंसी के टाइम पे यूनियन गवर्नमेंट का एब्सोल्यूट कंट्रोल आ जाता है स्टेट के पास। और यहाँ पर कुछ केसेस की बात करी हुई है जो लीडिंग केसेस हैं इमरजेंसी को लेके, रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड एसआर बोमई, इनके बारे में बात करी गई है कि इमरजेंसी को लेकर, प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन को लेके, जो हम बात कर रहे हैं स्टेट इमरजेंसी की, उसको लेकर कोर्ट की क्या फाइंडिंग्स थी इन केसेस में। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करी गई है, विच इज गिवन अंडर आर्टिकल 360, जो ये कहता है कि फाइनेंशियल इमरजेंसी तब डिक्लेयर करी जा सकती है अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या क्रेडिट ऑफ इंडिया इज थ्रेटेंड। ये भी बिफोर बोथ हाउसेज ले करी जाती है, एक्सपायरी पीरियड 2 months का होता है। एंड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ दिस इमरजेंसी जो एग्जीक्यूटिव पावर है यूनियन की, दैट एक्सटेंड्स टू गिविंग डायरेक्शन टू स्टेट्स टू ऑब्जर्व एनी स्पेसिफाइड कैनन और फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी एंड अदर डायरेक्शंस विच द प्रेसिडेंट में फाइंड नेसेसरी। तो जैसा कि आप पढ़ रहे हैं, ये थोड़ी टर्म्स आपको नई लग सकती हैं अगर आपने पहले से पढ़ा नहीं है, बट इवन दो इट डज नॉट मैटर कि आपको पूरी इंग्लिश टर्म्स अच्छे से आती हों, बस ये एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग की बात है कि आप पैराग्राफ पढ़ के समझ पाए खुद से ही कि ये सेंटेंस अपने में बोल क्या रहा है। जैसे यहाँ बोला हुआ है कि डायरेक्शंस दी जा सकती हैं किस एरियाज में, फाइनेंशियल एरियाज को लेके, एंड एनी अदर डायरेक्शन जो प्रेसिडेंट को नेसेसरी लगे। अब इन डायरेक्शंस में सैलरी भी रिड्यूस करी जा सकती है, इंक्लूडिंग दोज ऑफ द जजेस। सो इस पूरे पैसेज को पढ़ने के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ये जो पैसेज है ये इमरजेंसी के बारे में बात कर रहा है। पैसेज को डिवाइड करा गया है इनटू 3 kinds ऑफ emergencies दैट वी नो आर national emergency, state emergency, that is the president's rule, and in the last area of this passage we are discussing about the financial emergency। तो तीन टाइप की इमरजेंसी की बात करी गई है। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 1 कहता है कि a publication house was asked to stop publication during a national emergency violating article 19। तो एक पब्लिकेशन हाउस था एंड क्योंकि नेशनल इमरजेंसी वाज ऑपरेशन, तो उस पब्लिकेशन हाउस को बोला गया अपनी पब्लिकेशन को रोकने के लिए, एंड ये बोला गया दैट वाज वायलेटिव ऑफ आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 जो है वो अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है तो आपको पता होगा आर्टिकल 19 में सर्टेन फ्रीडम्स आर लिस्टेड। तो उस फ्रीडम में से एक फ्रीडम होता है आर्टिकल 19(1)(a) में जो दिया है, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। तो अगर आप पब्लिकेशन रोक रहे हैं किसी पब्लिकेशन हाउस का, दैट इज अ वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19। तो अब जो पब्लिकेशन हाउस है वो कोर्ट मूव करता है टू सीक एन ऑर्डर, बट इट इज नॉट एंटरटेन बाय द सुप्रीम कोर्ट, अंडर विच आर्टिकल हैज द सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज द पिटिशनर। तो इमरजेंसी के टाइम पे अगर सुप्रीम कोर्ट डज नॉट लिसन to a petitioner for violation of the rights under article 19, that is a fundamental right, तो वो किस आर्टिकल के अंडर दिया है, ऑप्शंस हमारे पास ये हैं।
तो अगर आप याद करेंगे जब हम पैसेज पढ़ रहे थे, इमीडिएटली यू शुड बी एबल टू गेट टू दैट एरिया जहां पर फंडामेंटल राइट्स की बात करी गई है। ये बात करी गई है पेज 1 ऑफ द पैसेज में, टुवर्ड्स द एंड। यहाँ पर तो यहाँ पर ये क्लियरली बोला हुआ है कि अंडर आर्टिकल 359 द प्रेसिडेंट में सस्पेंड द राइट टू मूव टू द कोर्ट फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। सो देयरफॉर जो आंसर यहाँ पर होगा वो होगा ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 359। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो दिस क्वेश्चन सेज बहुत लार्ज स्केल पे कम्युनल रायट ब्रेक हो जाता है इन वेस्ट बंगाल एंड गवर्नमेंट रिफ्यूजेस टू इन्फोर्स द कर्फ्यू डिस्पाइट यूनियन गवर्नमेंट काफी रिमाइंड करती है टू इम्पोज कर्फ्यूज, एंड इसके वजह से आर्सन लूट मर्डर्स ये होने लगते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 356 लगा देता है, यानी हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट रूल लगा देता है एंड विशेस टू ब्रिंग द सिचुएशन अंडर कंट्रोल, एंड डिस्पाइट दीज मेजर्स द स्टेट स्टिल विटनेसेस मोर रायट्स, काफी रायट्स होते हैं इवन दो इमरजेंसी लग चुकी है। तो स्टेट गवर्नमेंट सीक्स टू क्वॉश दिस एप्लीकेशन फॉर आर्टिकल 356 एंड दे सीक कि इस इमरजेंसी को रिवोक किया जाए। तो यहाँ पर पूछा हुआ है कि क्या स्टेट गवर्नमेंट जो है वो सक्सीड करेगी अपनी इस पिटिशन में या नहीं। सो अब हमें पता है हमें पैसेज में कहाँ जाना है, वी हैव टू गो टू द एरिया जहां पर प्रेसिडेंट्स रूल की बात करी गई है। तो यहाँ पर फर्स्ट पेज पे अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है विद रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन कि ऐसी कोई एप्लीकेशन अगर करी जाती है टू क्वॉश द ग्राउंड ऑफ आर्टिकल 356 तो वो क्या होगा। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द पैसेज पे चलते हैं जहां पर फर्दर स्टेट इमरजेंसी की बात करी हुई है। यहाँ पर ये बोला हुआ है कि इफ वन लुक्स एट द पास्ट इंस्टेंसेस ऑफ स्टेट इमरजेंसी, थ्री कॉमन ग्राउंड्स जो हैं वो आते हैं टू इन्वोक आर्टिकल 356। तो यहाँ पर आर्टिकल 356 को इन्वोक करने के लिए क्या ग्राउंड है, ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, करप्शन एंड मैल एडमिनिस्ट्रेशन। सो अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर स्टेट इमरजेंसी लाई जा रही है तो वो इन ग्राउंड्स पे लाई जा रही है, एंड वी सी फ्रॉम द फैक्ट्स इन द क्वेश्चन कि यहाँ पर ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है बिकॉज आर्सन लूट मर्डर ये सारी चीजें हो रही हैं, एंड स्टेट गवर्नमेंट कोई भी एक्शन नहीं ले रही है, इमरजेंसी के बाद भी स्टेट में राइट्स हो रहे हैं। देयरफॉर ये केस है मैल एडमिनिस्ट्रेशन का, ब्रेकडाउन ऑफ लॉ एंड ऑर्डर का, एंड 356 का इन्वोकेशन प्रॉपर है इस केस में। देयरफॉर द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, दैट इज द पिटिशन विल फेल, द स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट सीक द क्वॉशिंग ऑफ द स्टेट इमरजेंसी बिकॉज ये जो तीनों ग्राउंड्स हैं ये फुलफिल हो रहे हैं इस केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इट सेज स्टेट अप्लाइज आर्टिकल 352। 352 is national emergency. So it applies Article 352 as war with China is on the cards. To clear prison personnel of their jobs and move them to the borders, the state dismisses all the appeals pending against death row convicts via a parliamentary law. Decide the validity of this law. तो क्योंकि चाइना के साथ वॉर इज ऑन कार्ड्स, सो द स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड्स कि जो पुलिस पर्सनल है उसको अपने जॉब से फ्री करने के लिए क्या करते हैं कि जो अपील्स डेथ रो कॉन्विक्ट्स के अगेंस्ट पेंडिंग है उनको डिसमिस कर देते हैं एक पार्लियामेंट्री लॉ के थ्रू। अब ऐसा भी हो सकता है कि ऐसे क्वेश्चन पढ़ने में आप कंफ्यूज हो जाएं कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। So it is very important कि when you're attempting the questions in the exam, you go with a free mind, you keep your mind free and you just read the paragraph, what is it saying। एक नॉर्मल जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं उस तरह से पढ़िए, क्वेश्चन पेपर की तरह इस पैराग्राफ को मत पढ़िए। अगर आप एक रीडिंग की तरह पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, जैसे कि आप कोई न्यूज़पेपर या बुक पढ़ रहे हैं, देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड बेटर। तो इसको पढ़ के यही समझ में आ रहा है कि पार्लियामेंट्री लॉ बना दिया है स्टेट ने पुलिस पर्सनल को फ्री करने के लिए कि हम डेथ रो कॉन्विक्ट्स के अगेंस्ट जो अपील्स पेंडिंग है उन्हें डिसमिस कर देते हैं। तो इस लॉ की वैलिडिटी क्या है। अब इसका जो आंसर है ये थोड़ा इम्प्लाइड फॉर्म से निकालना पड़ेगा पैसेज से। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे जहां पर आर्टिकल 352 डिस्कस हुआ है, दैट इज द फर्स्ट पेज,
एंड यहाँ पर वी नो आर्टिकल 352 के बारे में बात करी गई है कि नेशनल इमरजेंसी कब डिक्लेयर करी जाती है, दैट देयर इज अ ग्रेव थ्रेट टू सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। जैसे कि इस क्वेश्चन में हमने देखा कि चाइना के साथ वॉर होने वाला है, इसलिए गवर्नमेंट इज थिंकिंग कि नेशनल इमरजेंसी हो जाए। बट अब उसके लिए गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डू व्हाट, इट इज प्लानिंग टू डिसमिस द अपील्स अगेंस्ट डेथ रो कॉन्विक्ट्स। तो अब हमने देखा है कि ये जो लास्ट एरिया है, यहाँ पर ही बात करी गई है कि अगर कोर्ट तक पहुंचा जाता है किसी भी फंडामेंटल राइट को लेके, तो क्या कोर्ट का डिसीजन होगा इस केस में। अब यहाँ पर वी कैन सी इट सेज एक्सेप्ट आर्टिकल 20 एंड 21 ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड। अब आर्टिकल 20 और 21 यहाँ मेंशन नहीं है कि आर्टिकल 20 21 होता क्या है। आर्टिकल 20 जो है वो प्रोटेक्शन देता है इन रिस्पेक्ट टू सर्टेन ऑफेंसेस, जो ये कहता है कि कोई भी इंसान डबल प्रोसिक्यूट नहीं होना चाहिए फॉर द सेम कॉज, दैट पर्सन शुड नॉट बी मेड टू गिव एविडेंस अगेंस्ट हिमसेल्फ, एंड द पर्सन शुड बी पनिश्ड ओनली विद रिस्पेक्ट टू द लॉ इन फोर्स। एंड 21 क्या करता है, 21 प्रोवाइड्स द राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। तो यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं कि डेथ पेनल्टी के जो कॉन्विक्ट्स हैं उनकी अपील्स मिस कर दी जाएं, दैट विल लीड टू वायलेशन ऑफ दीज आर्टिकल्स। सो यहाँ पर ये बोला हुआ है कि ये आर्टिकल्स इमरजेंसी के टाइम पे सस्पेंड नहीं हो सकते। तो उस पार्लियामेंट्री लॉ की वैलिडिटी क्या है जो बोल रहा है उस सस्पेंशन के लिए, वो वैलिड है, इलीगल है, इनवैलिड है, invalid now but will become legal after emergency, valid now but illegal after emergency। यहाँ पर ऑप्शन बी is the correct answer, that is such a law is illegal because not only does it relate to emergency, otherwise also अगर ऐसे पेंडिंग अपील्स को विदाउट एनी हियरिंग ऐसे ही डिसमिस किया जाने लग गया, देन इट इज क्लियरली वायलेटिव ऑफ द एसेंशियल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप दूसरे इंसान को हियरिंग का मौका नहीं दे रहे हैं, and there's a violation of right to life and liberty, therefore it is considered to be illegal। So guys, I hope this video was useful for you। आपको समझ आया होगा कि किस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। if you're looking for study material, you can log on to our website www.lawdigest.in, and in case you have any doubts or queries, you can leave them in the comment box below।